नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि द बिग न्यूज फिर से स्टार्ट कर दिया गया है और यह प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाता है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस नई पहल के तहत इस बिग न्यूज को इंग्लिश में जारी किया जा रहा है, यानी इंग्लिश और हिंदी का मिक्स रूप में। दोस्तों, बिग न्यूज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। साप्ताहिक अंतरराष्ट्रीय संबंध जो कि कल रात 8 बजे लाइव प्रसारण किया जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक है जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपॉइंटेड 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, अन्य समाचार पत्रों में आया हुआ है। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एंड व्हाट इज द रोल एंड पावर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब का डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, खबर क्या है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों, ही इज द सन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़, हु वाज द हेड ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम 1978 टू 1985। तो दोस्तों, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो कि भारत के सबसे अधिक समय तक रहने वाले न्यायाधीश थे। और दोस्तों, इनका कार्यकाल जो इनका टेन्योर होगा वो 2 ईयर का होगा, 2 साल का होगा। और यह किसकी जगह होंगे? चीफ जस्टिस यूयू ललित की जगह यह लेंगे। और दोस्तों, 9 नवंबर को यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, जसवंत डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिछले फैसले, यानी यह जो चीफ जस्टिस बनाए जा रहे हैं, इन्होंने कौन कौन से फैसले लिए हैं। दोस्तों, इनका जो इंपॉर्टेंट रिसेंट जो डिसीजन था, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2022। दोस्तों, रिसेंटली ए बेंच हेडेड बाय हिम एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी Act and the corresponding rules to include unmarried women for abortion between 20 to 24 weeks। यानी इसमें उन्होंने अविवाहित महिलाओं के लिए भी न्याय दिया है। और दोस्तों, इसी तरह से सबरीमाला जजमेंट 2018 ने मासिक धर्म वाली महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के अधिकार को भी बरकरार रखा। दोस्तों, इन्होंने एडल्ट्री के फैसले में भी अहम योगदान दिया था। आईपीसी की धारा 497 को रद्द करते समय दिए गए फैसले में उन्होंने लिखा था कि एक शादीशुदा महिला की भी अपनी स्वायत्तता है, उसे अपने पति की संपत्ति की तरह देखा नहीं जा सकता। उसका किसी और पुरुष के साथ संबंध रखना तलाक का उचित आधार हो सकता है, लेकिन इसे अपराध मानकर दूसरे पुरुषों को जेल में डाल देना भी गलत होगा। दोस्तों, यह अयोध्या मामले का फैसला देने वाले 5 जजों की बेंच में चंद्रचूड़ भी सदस्य थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सीजेआई नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो दोस्तों, आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिडिक्शंस, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों, प्रक्रियाओं से यह संबंधित है। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 124 के 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 124 के तहत भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में अगर न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 34 है, यानी 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 जजेस, यानी न्यायाधीश। तो दोस्तों, भारत के संविधान में सीजीआई की नियुक्ति के मानदंड प्रक्रिया के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह परंपरा है जो कि सीजीआई की नियुक्ति का
फैसला करती है। और दोस्तों यह जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसे ही नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसमें सरकार और कार्यपालिका के बीच मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जिसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार का एक मेमो कहता है कि वरिष्ठता ही इसका मानक है, यानी सीनियर होना चाहिए। इसके अनुसार केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री रिटायर हो रहे सीजेआई से अगले सीजेआई की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश मांगते हैं। फिर कानून मंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं और प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति को सीजेआई की नियुक्ति के विषय में सलाह दी जाती है। तो इस तरह से यह स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, चीफ जस्टिस यूयू ललित ने जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की और उसे किरण रिजिजू साहब, जो कि केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री हैं, उन्होंने इस सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजा। और दोस्तों इस फिर जो है पीएम की ओर से राष्ट्रपति को सीजीआई की नियुक्ति के विषय में सलाह दी जाती है। तो इस तरह से यह प्रक्रिया होती है, नियुक्ति की प्रक्रिया। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 124 के ब्रैकेट 3 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एबिलिटी के बारे में, यानी योग्यता के बारे में प्रावधान है। यानी ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, जैसे वाईवी चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। दोस्तों ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, वह 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया हो, या राष्ट्रपति की नजर में वह एक लॉ स्पेशलिस्ट हो। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जाता है। दोस्तों इसकी कार्यकाल एवं पदच्युति, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का टीन्योर एंड रिमूवल की अगर बात की जाती है तो इसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। दोस्तों आर्टिकल 124 के 4 में न्यायाधीशों के रिमूवल की बात की गई है। दोस्तों न्याय जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद के किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है और लोकसभा के 100 सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा इस पर महाभियोग लाया जाता है। दोस्तों प्रस्ताव मिलने पर सदन का सभापति एक 3 सदस्यीय समिति बनाएगा जो कि आरोपों की जांच करेगा और समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारी जज होगा और दूसरा सदस्य किसी हाई कोर्ट का मुख्य कार्यकारी जज होगा और तीसरा सदस्य विधि वेत्ता होगा और इसकी जांच रिपोर्ट सदन के सामने आएगी। यदि इस न्यायाधीश को दोषी बताया हो तो सदन प्रस्ताव पारित करने को बाध्य नहीं होता, किंतु यदि समिति आरोपों को खारिज कर दे तो सदन प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता है। अभी तक सिर्फ एक जज के विरुद्ध जांच की गई है, न्यायाधीश रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गए थे, किंतु सदन में आवश्यक बहुमत के अभाव में चलते प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन और भत्ता अनुच्छेद 125 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,80,000 रुपए है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है 2,50,000 रुपीज है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां एवं कार्य की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। दोस्तों मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत मामलों की सुनवाई के लिए पीठों का गठन करना मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है। दोस्तों इसके साथ साथ इसके पास और भी शक्तियां होती हैं। यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी इसके अंतर्गत आती है, यानी न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। इसी तरह से दोस्तों आर्टिकल 143 के तहत एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन
यानी अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है, यानी सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर। इसी तरह से दोस्तों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसे कहते हैं अभिलेख का न्यायालय, आर्टिकल 129 के तहत दोस्तों इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का भी अधिकार है, या सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपए तक का आर्थिक दंड या दोनों हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और इसके अतिरिक्त अन्य शक्तियां भी शामिल हैं। दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य भी याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया बने थे। और दोस्तों सबसे अधिक समय तक रहने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, उन्हीं के पिता यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ये सबसे अधिक समय तक इन्होंने सर्व किया था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सबसे शॉर्ट टेन्योर जो था, सबसे छोटा कार्यकाल जो था, KN सिंह का था, कमल नारायण सिंह, मात्र 17 दिन तक वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। दोस्तों याद रखेंगे कि अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही सरल प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।